हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुरु टेहंगुरिया और आप सभी का स्वागत है फसना पक्का है सीरीज की इस न्यू वीडियो में। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो चालू करने से पहले बस इतना बोलना चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी फसना पक्का है सीरीज में आपके लिए हम एनसीईआरटी को एकदम निचोड़ देते हैं। इस चैप्टर की अगर बात करते हैं तो 15-16 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसको अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा और उसके बाद फिर देखिए कि बोर्ड एग्जाम में ये चैप्टर आपको कितना आसान लगने वाला है। सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन निकल कर आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी, कि भाई सिक्योरिटी से हम समझते क्या है। तो देखिए भाई, सिक्योरिटी का अगर हम सिंपल बेसिक टर्म्स में बात करें तो सिक्योरिटी का मतलब होता है किसी भी प्रकार के थ्रेट से फ्रीडम मिल जाना, कि भाई इस थ्रेट से अब मुझे कोई भी डर नहीं है। लेकिन जो लोग सिक्योरिटी की बात करते हैं, उसको समझते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि भाई सिक्योरिटी का मतलब होता है कि जब हमारी कोर वैल्यूज पर खतरा आ जाता है, जो हमारी कोर वैल्यूज हैं उन पर अगर कोई चीज है जो थ्रेट का काम कर रही है, तो फिर वहां पर हम सिक्योरिटी वगैरह की उसमें बात करते हैं। अब हर चीज में हम सिक्योरिटी की बात नहीं कर सकते कि छोटे मोटे से थ्रेट्स हैं तो उनको भी हम सिक्योरिटी के डिस्कशन में लेकर आने लगे, ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी रिलेट्स ओनली टू एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स, जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस हैं, इतने डेंजरस हैं कि वो हमारी कोर वैल्यूज को इस तरीके से हर्ट कर सकते हैं कि वो फिर से कभी रिपेयर भी नहीं हो पाएगी। तो इन चीजों को हम ऐड करते हैं जब भी हम सिक्योरिटी टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेंट बाय ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। अब हम इसको देख लेते हैं। इस आंसर को चालू करूं इससे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। ये जो पूरा मैंने यहां पर दिया हुआ है ये इस क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन नीचे छोटे छोटे से आपको क्वेश्चंस और देखने को मिलेंगे। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है आपसे पूरा टॉपिक नहीं पूछा जाता है, 2 मार्क्स 4 मार्क्स के क्वेश्चन में इस टॉपिक के अंदर से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हमारा बड़ा क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो छोटे टॉपिक्स अपने आप ही हमारे कवर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको आसानी हो इसलिए ये क्वेश्चंस भी मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद राइट में कई बार वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने डाल दिए। अगर आप ये आंसर सुन लेते हैं मेरा तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे बन रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को और अच्छा बनाने के लिए, जिसमें आपको और अच्छे समझ में आए, ये क्वेश्चंस मैंने ऐड किए। अब अगर हम ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये इंटरनल भी हो सकते हैं और ये हमारे एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। सबसे पहले अगर हम एक्सटर्नल की बात करते हैं तो एक कंट्री को सबसे ज्यादा डेंजर होता है मिलिट्री थ्रेट से। ये भाई एक सोर्स है दूसरी कंट्री का, दूसरी कंट्री हमें धमकाती है, डराती है, हमें मिलिट्री थ्रेट्स देती है, जिसके कारण क्या होता है भाई हमारी कोर वैल्यूज जो हैं उनको खतरा हो जाता है, हमारी सोवरेनिटी को खतरा हो जाता है, हमारी इंडिपेंडेंस को, हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को खतरा हो जाता है। तो मिलिट्री थ्रेट सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद नीचे अगर हम इन थ्रेट्स को किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उसकी बात करते हैं, तो एक गवर्नमेंट के पास 3 चॉइसेस हमें देखने को मिलती हैं। पहला तो है भाई आप सरेंडर कर दो, आप हार मान लो, आप लड़ाई में सीधे सरेंडर कर देते हो। दूसरा होता है प्रिवेंट करना। अब हम प्रिवेंट कैसे करते हैं, हम ये बोल देते हैं भाई कि अगर सामने वाली कंट्री हम पर अटैक करती है तो हम भी रिस्पॉन्ड करेंगे, हम भी अटैक करेंगे, तो ये वॉर इस स्केल में बढ़ चुकी होगी कि ये आपके लिए भी सही नहीं है, एकदम अनएक्सेप्टेबल लेवल तक ये चीज बढ़ जाएगी। तो ये बोलने से सामने वाले को डर लगता है और कहीं ना कहीं वॉर प्रिवेंट हो जाती है। हमने लॉजिक ऑफ डिटरेंस भी पढ़ा हुआ है कि सामने वाले को प्रॉमिस कर दो भाई कि वॉर को हम इस स्केल तक बढ़ा देंगे कि वो आप भी बियर नहीं कर पाएंगे, हम भी नहीं कर पाएंगे, तो वॉर होने नहीं चाहिए, इतना कॉस्ट बढ़ाने की हम बात कर देते हैं। तो इससे हम वॉर को प्रिवेंट कर सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है डिफेंड करना, कि भाई अब वॉर हो ही गई है तो अपने आप को हम डिफेंड कर रहे होते हैं। तो 4 बहुत मेन कंपोनेंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं वॉर प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो उसमें से हम चारों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले भाई सिक्योरिटी पॉलिसी का यही कंसर्न रहता है कि हम वॉर को प्रिवेंट कैसे कर सकें, तो इसको हम डिटरेंस बोलते हैं, अभी मैंने आपको समझाया। फिर भाई वॉर को हम चाहे तो लिमिट भी कर सकते हैं या फिर एंड कर सकते हैं, तो उसको हम डिफेंस बोलते हैं, इसकी भी अभी हमने बात करी। उसके बाद 2 और कंपोनेंट देखने को मिलते हैं, इनके बारे में भी आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। एक है बैलेंस ऑफ पावर और दूसरा है अलायंस बिल्डिंग। हम देखते हैं कि हमारे सामने जो भी कंट्री थ्रेट बन के खड़ी है उससे हमारी पावर बैलेंस वगैरह हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, क्योंकि अगर हम उससे नीचे रह जाएंगे तो वो हम पर अटैक करेगा। साथ ही साथ अलायंस बिल्डिंग, हम ग्रुप्स बनाते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं, आगे अभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक
ठीक है, अब इसके बाद ये तो एक्सटर्नल बात हो गई, अब इंटरनल की भी बात कर लेते हैं। इंटरनल थ्रेट्स भी होते हैं कंट्री को, लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, तो अब इतना ज़्यादा हमें इंटरनल थ्रेट देखने को नहीं मिलता, इतनी इंपॉर्टेंस इसको नहीं दी जाती है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जितनी भी वर्ल्ड में पावरफुल कंट्रीज हैं, अब उन लोग ना थोड़े सेटल हो चुके हैं, वहाँ पर इतनी इंटरनल सिक्योरिटी के इश्यूज हमको देखने को नहीं मिलते, इसलिए अब इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। अब राइट में एक क्वेश्चन है, हाईलाइट एनी टू थ्रेट्स टू अ कंट्री सिक्योरिटी एज पर द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। इसका आंसर मैंने आपको इसी में बता दिया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई बैलेंस ऑफ पावर इज इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी। अब इसको देख लेते हैं। तो देखिए, ये थर्ड कंपोनेंट आता है जिसको हम बैलेंस ऑफ पावर बोलते हैं। तो अगर हम कंट्रीज के आजू बाजू देखें कि हमारी कंट्री के आजू बाजू कितनी कंट्रीज हैं, तो कुछ कंट्री हमें बहुत बिगर और बहुत ही स्ट्रॉन्गर देखने को मिलती हैं। तो अभी तो उनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में वो हमारे लिए थ्रेट बनकर आ जाए। अभी तो अटैक करने का कोई रीजन नहीं, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है वो हमको दबाएं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि कोई कंट्री बहुत पावरफुल है, तो उससे हमें बचकर रहना चाहिए, क्योंकि बाद में वो एग्रेसिव हो सकती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट जो होती है वो पूरा ध्यान रखती है कि भाई हम कैसे करके बैलेंस ऑफ पावर कर सकते हैं, हमें पावर का बैलेंस बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए गवर्नमेंट बहुत ही अच्छे से हार्डवर्क करती है। मेनली हम ये देखते हैं भाई कि आसपास जितनी कंट्रीज़ हैं, उनमें से खासकर वो कंट्री जिनके साथ हमारे थोड़े डिफरेंसेस हैं, हमारी इतनी बनती नहीं है, या पास्ट में उनके साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स रह चुके हैं, उनके साथ तो ये बैलेंस ऑफ पावर हम ज़रूर से देखते हैं। अगर हम बात करें कि बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा तरीका तो इसका यही आता है कि हम अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाकर रखें, सामने वाले से या तो मैच करें या उससे ज़्यादा हम रखें। साथ ही साथ इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पावर को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही मिलिट्री पावर का बेस बनती है, यही बेसिस है मिलिट्री पावर का। तो इन तरीकों से, इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल पावर से और मिलिट्री पावर से, हम बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, वॉट डू यू मीन बाय अलायंस बिल्डिंग, वाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट। तो देखिए भाई, अलायंस मतलब क्या होता है, स्टेट्स का कोलिशन। हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है। किसके लिए हम जुड़ते हैं, किसके लिए कंट्रीज साथ में, स्टेट्स साथ में आते हैं, कि भाई अगर मिलिट्री अटैक आ रहा है तो या तो हम उसको डिटर कर सकें या फिर हम उसको डिफेंड कर सकें। ज़्यादातर जो अलायंसेस होते हैं ना, वो रिटन ट्रीटीज होती हैं। ऐसा नहीं कि बात कर ली दूसरी कंट्री से कॉल पर और सब हो गया। रिटन ट्रीटीज होती हैं, पूरी बात करी जाती है कि भाई हम अलायंस क्यों फॉर्म कर रहे हैं, हमारा मेन दुश्मन कौन है, हमारा सबसे बड़ा थ्रेट कौन है। ऐसी पूरी बातें कर कर फॉर्मलाइज्ड वे में ट्रीटीज वगैरह रिटन साइन करी जाती है ना। अब अगर हम बात करते हैं कंट्रीज की, तो कंट्री अलायंस बनाती हैं अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए। किसके खिलाफ, या तो अगर कोई एक हमारी दूसरी कंट्री जिसके खिलाफ हमें डर है तो हम उससे ऊपर जाने के लिए अलायंस बनाते हैं, या फिर हो सकता है सामने एक अलायंस हो तो हमें भी एक अलायंस बनाना पड़ रहा है। हमने यूएसएसआर और यूएसए के केस में देखा था, दो अलायंस थे, दोनों अपने आप को ऊपर बढ़ाने की कोशिश करते रहते थे। अलायंस मेनली बनाए जाते हैं नेशनल इंटरेस्ट के लिए, कि भाई एक नेशन का क्या इंटरेस्ट है। तो समय के साथ नेशनल इंटरेस्ट भी चेंज होते हैं, तो उस समय के साथ साथ अलायंसेस भी चेंज होते हैं, और अगर वही अलायंसेस है तो उनके गोल्स भी चेंज होते हैं। और ये भी देखने को कई बार मिल जाता है कि अलायंस भी चेंज हो जाते हैं पूरी तरीके से। भाई अब ये अलायंस हमारे आज के जो नेशनल इंटरेस्ट है उसके लिए सही नहीं, तो अलायंस भी चेंज होते हुए देखने को मिलते हैं। इसका एग्जांपल आता है, अगर हम यूएस की बात करते हैं, तो जो इस्लामिक मिलिटेंट्स थे अफगानिस्तान के, उनको यूएस ने सपोर्ट किया था जब वो किसके खिलाफ थे, वो जो मिलिटेंट्स थे वो सोवियत यूनियन के खिलाफ थे 1980s में। लेकिन बाद में हमें 9/11 का अटैक देखने को मिला था अलकायदा के ग्रुप के द्वारा, जो कि एक इस्लामिक मिलिटेंट्स का ग्रुप है जिसको उसामा बिन लादेन उस समय लीड कर रहे थे। तो यहां पर यूएस ने इनके खिलाफ अटैक किया था, इनके साथ वो एक कॉन्फ्लिक्ट में थे, तो पहले उनको सपोर्ट किया, बाद में उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ गए। तो ये एक बहुत ही सटीक एग्जांपल इसका आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, इन द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ सिक्योरिटी देन मोस्ट थ्रेट्स टू अ कंट्री सिक्योरिटी कम फ्रॉम आउटसाइड इट्स बॉर्डर, इलेबोरेट। अब हम इसको देख लेते हैं। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। देखिए, अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं ना, तो बहुत ही ब्रूटल अरीना ये है। यहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी तो हमें देखने को नहीं मिलती है जो पूरे वर्ल्ड की अलग अलग कंट्री के बिहेवियर को कंट्रोल कर सके। हर कंट्री अपने मन की मालिक यहाँ पर होती है। लेकिन अगर हम एक कंट्री के अंदर की बात करते हैं, तो कंट्री के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, गवर्नमेंट देखने को मिलती है। तो गवर्नमेंट अच्छे से रेगुलेट करती है कि कंट्री में कहीं पर भी वायलेंस वगैरह थ्रेट वगैरह हमें देखने को ना मिले। अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वहां कोई भी ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। यूनाइटेड नेशंस से, यूएन से उम्मीद लगाई जाती है कि भाई यूएन एक ऐसी अथॉरिटी, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बन सकता है
जो पूरे वर्ल्ड को रेगुलेट कर पाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। यूएन की बहुत ही लिमिटेड पावर्स हमें देखने को मिलती हैं। यूएन के मेंबर्स हैं इसलिए यूएन है, अगर मेंबर्स छोड़ के चलेगा तो यूएन भी नहीं बचने वाला है। और यूएन की अभी पावर बहुत ही लिमिटेड है, इसलिए यूएन को हम पूरी तरीके से नहीं बोल सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड को रेगुलेट कर पाएगा। इसलिए हर एक कंट्री को अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद ब खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। Why these days countries primarily focus on threats from outside their borders? तो देखिए भाई, एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अब इतनी इंपॉर्टेंस इंटरनल सिक्योरिटी को नहीं दी जाती है, क्योंकि ज़्यादातर जो पावरफुल कंट्री हैं अब वो सिक्योर्ड हैं, उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो सेटल्ड है। पुराने टाइम पर पुरानी गवर्नमेंट इंटरनल सिक्योरिटी पर बहुत फोकस करती थी, लेकिन प्रेजेंट में अब इतनी नीड इसकी हमें देखने को नहीं मिलती है। 1945 के बाद की अगर हम बात करते हैं तो भाई यूएस और जो सोवियत यूनियन था वो भी हमें यूनाइटेड दिख रहे थे। साथ ही साथ जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, स्पेशली अगर हम पावरफुल वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, तो उन्हें भी कोई ऐसा सीरियस थ्रेट हमें देखने को नहीं मिल रहा था अपने ग्रुप्स में, आसपास के कम्युनिटीज़ में जो बॉर्डर्स के अंदर रह रहे थे, तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं थी। इसीलिए भाई आजकल कंट्रीज़ का मेन फोकस आउटसाइड द बॉर्डर्स होता है, इनसाइड द बॉर्डर्स नहीं होता है। इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं तो द ट्विन ब्रोज यानी कि हम आपको प्रोवाइड करते हैं ह्यूमैनिटीज़ के बेस्ट हैंड रिटन नोट्स, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपको हमारे टेलीग्राम पर, हमारे डिस्कॉर्ड पर या फिर हमारी एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगे। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। पूरे इंटरनेट पर इतने शानदार, इतने डिटेल नोट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। पूरे एनसीईआरटी बेस्ड हैं और एकदम लेटेस्ट सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। इसको बिल्कुल आप डाउनलोड कर एक्सेस कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़, पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे एडिट टॉपिक्स ऐड हुए हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। ऊपर आई बटन पर वीडियो डाल दूंगा, एक कंबाइंड वीडियो बना दी है पीडीएफ के साथ। वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो सारे एडिट टॉपिक्स आपके हो जाएंगे। उसमें टाइम स्टैम्प्स भी मैंने डाला हुआ है, तो सिर्फ एक टॉपिक भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है, द सिक्योरिटी चैलेंजेस फेसिंग द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका वर डिफरेंट फ्रॉम द चैलेंजेस इन यूरोप। इसको एलेबोरेट कीजिए। नीचे वाला क्वेश्चन भी उस घुमा फिरा के वही चीज हमसे पूछ रहा है। अब इसको हम देख लेते हैं। देखिए, अगर हम सिक्योरिटी चैलेंजेस की बात करते हैं ना न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज की, तो उनका जो यूरोप के चैलेंजेस हैं उनसे दो वेज में बहुत डिफरेंट है वो चीज़। अब वो कैसे है वो हम देख लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है भाई कि जो न्यू कंट्रीज़ हैं उनको मेनली दिक्कत है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से, जो उनकी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ उनके होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, और उनको साथ ही साथ एक और बहुत बड़ी चीज़ से जूझना पड़ता है, वो है इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से। दोनों चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, बाहर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट दूसरी कंट्री से और अंदर इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल जाते हैं। जो बहुत सारी नई नई इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं उनको एक बहुत बड़ा फियर लगा रहता है कि जो उनके नेबर्स हैं, है ना, उनके साथ बहुत बड़ी दिक्कतें उनके साथ हो सकती है। अब उन्हें यूएस, यूएसएसआर या फॉर्मल कॉलोनियल पावर से इतना डर नहीं लगता जितना अपना नेबर से लगता है। उनकी बॉर्डर्स को लेकर लड़ाई होती रहती है, साथ ही साथ पॉपुलेशन के कंट्रोल को लेकर लड़ाई होती रहती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण उनकी अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ लड़ाई होती है। फिर एक और बहुत बड़ी चीज़ आती है, नई कंट्रीज़ को सेपरेटिस्ट मूवमेंट से भी बहुत डर लग रहा होता है। ऐसा ना हो कि उन्हीं की कंट्री का एक सेक्शन ये बोलने लग जाए कि भाई हमें नई कंट्री फॉर्म करना है। इंडिया भी जब नया नया आज़ाद हुआ तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। इंडिया को इंटीग्रेट करने में, यूनाइट करने में कितनी दिक्कतें आ रही थी। तो ये एक बहुत नई नई जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी उनको दिक्कत महसूस हो रही थी। और कई बार तो ये हो रहा था कि जो एक्सटर्नल थ्रेट्स की हमने बात करी और अभी इंटरनल की बात करी, ये मर्ज भी हो जाते थे। मतलब एक साथ दो चीज़ें हो रही हैं, दोनों मिलकर हो रहा है, बड़ी दिक्कत होती थी। कई बार ऐसा होता था जो नेबर है वही ये चीजें करवाते थे, वही कंट्री के लोगों को भड़काते थे सेपरेटिस्ट मूवमेंट के लिए। या हो सकता है कि कंट्री में सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो रहे हैं तो उनमें वो फ्यूल डालने का काम करते थे फायर में, कि भाई वो उसको सपोर्ट करने लग जाते थे बाहर से। तो ये दिक्कतें देखने को मिल रही थी। फिर यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है कि पूरे वर्ल्ड में जो आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं उसमें 95% तो इंटरनल वॉर्स हैं। अब इतनी ज्यादा हमें एक्सटर्नल वॉर्स देखने को नहीं मिलती हैं। बिटवीन 1946 एंड 1991 हमें 12 फोल्ड राइज देखने को मिला था सिविल वॉर्स में, एक ही कंट्री के अंदर जो वॉर्स हो जाती हैं। ये ग्रेटेस्ट जंप था 200 ईयर्स में। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि चीज़ें कैसे चेंज होती हैं। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेंट बाय द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। मैंने आपको दोनों बता दिया, इंटरनल भी बता दिया है, एक्सटर्नल भी बता दिया है। अब आप कॉमेंट सेक्शन में आंसर फ्रेम करेंगे और अपना आंसर लिखेंगे, और किसी और बच्चे ने आंसर लिखा है तो उसका चेक करके वहां पर भी रिप्लाई करेंगे कि वो आंसर को आप कितना रेट करेंगे, वो आपको कितना
सही लगा, ऐसे में आपका भी रिवीजन हो रहा होगा और सामने वाले बच्चों की भी हेल्प हो रही होगी। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन लेकिन ये सारे क्वेश्चन का आंसर एक। ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बोर्ड एग्जाम में ऐसे डरा दिया जाता है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाएगा, कई बार ये, कई बार ये, कई बार ये, आपका सर घूम जाएगा। लेकिन ये सारे क्वेश्चन का आंसर सेम है। इन सारे क्वेश्चंस को आप पढ़िए और देखिए, आपको खुद समझ में आएगा यार घुमा फिरा के लिखा हुआ है, अलग अलग वर्ड यूज कर दिए लेकिन आंसर तो इनका एक ही बनने वाला है। कुछ का थोड़ा बड़ा बन जाएगा, कुछ का थोड़ा सा छोटा बन जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं, सबका आंसर सेम है। जानबूझ के डाला है जिसमें थोड़ा सा आपको समझ में आए कि बोर्ड वाले हमको कैसे घुमा देते हैं, और बहुत ही सिंपल तरीके से घुमाते हैं, बस हमें थोड़ा सा दिमाग यूज करना होता है। अब अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं, थोड़ा बड़ा है, एक स्लाइड में नहीं आया है, ज्यादा स्लाइड में मैंने डाला है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत बार देखने को नहीं मिला है, लेकिन आए तो हमसे बनना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, तो वो पूरी तरीके से मानता है भाई कि कोऑपरेशन के जरिए हम वायलेंस को लिमिट कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। और आज तो पूरी दुनिया में यही माना जाता है कि भाई हमें वॉर वगैरह तभी करना चाहिए जब वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजंस के लिए हो रहा है। ऐसा ही नहीं है कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए हमने वॉर कर लिया, हमने वायलेंस कर लिया, बिल्कुल भी ये सही नहीं है। जब एकदम ही कोर वैल्यूज जो हमारी है बहुत ही हाई लेवल पर हर्ट हो रही हूँ, उनको बहुत ज़्यादा इंडेंजर कर रहा हो कोई, तो ही चीज़ें हमें करना चाहिए, नहीं तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आर्मीज को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई कोई अगर ऐसा जन है जो वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उसको वो ना मारे। साथ ही साथ अगर कोई वॉर में पार्टिसिपेट किया है लेकिन वो सरेंडर कर चुका है या वो अनआर्म्ड है, तो उस पर भी कभी भी गोली वगैरह नहीं चलाना चाहिए, उसको नहीं मारना चाहिए। हमें फोर्स तभी यूज करना चाहिए जब बाकी सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ये नहीं है कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए हम वॉर पर उतर आए, हमें याद रखना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम ट्रेडिशनल यूज की बात करते हैं तो ये और भी फॉर्म्स की तरफ देखता है कोऑपरेशन के लिए, जैसे कि डिसआर्मामेंट हो सकता है, आर्म्स कंट्रोल हो सकता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सकता है। इनके बारे में भी हम देख लेते हैं। कई बार बोर्ड में क्या होता है, 2 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए आपको इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछते, छोटी सी चीज पूछ लेते हैं कि भाई ट्रेडिशनल व्यूज में कोई 2 चीज आप समझा दीजिए, या सिर्फ आर्म्स कंट्रोल के बारे में बता दीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के बारे में बता दीजिए। तो उनके लिए मैंने आपके लिए छोटे छोटे क्वेश्चन भी डाल दिए हैं। तो डिसआर्मामेंट का सिंपल सा मतलब ये होता है, सारी स्टेट्स को बोलता है कि किसी एक सर्टेन काइंड के वेपन को आप गिव अप कर दीजिए। ये जैसे यहाँ एग्जांपल हमारे सामने आता है 1972 में जो बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन हुआ था, 1992 में केमिकल वेपन्स कन्वेंशन हुआ था, तो इन्हें सीधे सीधे प्रोडक्शन और पोजेशन को इस काइंड के जो वेपन थे उन पर बैन लगा दिया था। तो ये इसका एक बहुत सटीक एग्जांपल आता है। 155 स्टेट से ज्यादा ने असीड किया था BWC को। BWC मतलब ये ऊपर वाला बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, असीड मतलब असीडेट किया था, मतलब अग्री किया था उस ट्रीटी से। फिर CWC में 181 स्टेट्स का दिया हुआ है। तो ये डेटा और आप याद रखेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ रहेगी। और इसमें बहुत सारी ग्रेट पावर्स भी हमें देखने को मिली थी। लेकिन अगर हम सुपर पावर्स की बात करते हैं US और USSR की, तो भाई जो थर्ड टाइप ऑफ वेपन्स होता है मास डिस्ट्रक्शन का, जिसको हम न्यूक्लियर वेपन बोलते हैं, उसको ये नहीं छोड़ना चाह रहे थे। तो इनने किसका सहारा लिया? आर्म्स कंट्रोल का लिया। तो अब देख लेते हैं भाई आर्म्स कंट्रोल क्या होता है। तो अगर हम आर्म्स कंट्रोल की बात करते हैं ना, तो ये रेगुलेट करता है डेवलपमेंट और एक्विजिशन को, किसके? वेपन्स के। जैसे यहाँ पर एग्जांपल के लिए एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM ट्रीटी साइन हुई थी 1972 में, जिसने ट्राई किया था भाई कि US और USSR के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जिसको वो डिफेंसिव शील्ड के लिए यूज करते हैं जब उन्हें न्यूक्लियर अटैक लॉन्च करना होता है, उसको वो बंद कर सके। तो इस ट्रीटी के बाद ये हुआ भाई, इनको लिमिटेड नंबर में डिफेंसिव सिस्टम्स रखने के लिए बोला गया। लेकिन जो इन लोग लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर रहे थे, हमने बहुत बार देखा है कि बिल्कुल कंपटीशन था इनका, दोनों बस वेपन पे वेपन डेवलप कर रहे थे, तो उसको कहीं ना कहीं इसने रोक दिया था। वैसा हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन देखने को नहीं मिल रहा था। फिर US और सोवियत यूनियन की और भी हमें आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज देखने को मिलती है, हमने पुराने चैप्टर्स में भी देखा हुआ है। SALT II इसका एग्जाम्पल आ जाता है, START ट्रीटी इसका एग्जाम्पल आ जाता है ना। सॉल्ट मतलब स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, फिर स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी मतलब स्टार्ट। इसके बाद NPT भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है, और ये क्वेश्चन तो बोर्ड में बहुत बार देखने को मिल जाता है। ये 1968 में हमें ट्रीटी देखने को मिली थी। मेनली इसमें क्या हुआ था, न्यूक्लियर वेपन्स रिलेटेड ट्रीटी थी, इसको रेगुलेट करने का काम किया था। तो इस ट्रीटी में ये बोला गया था कि वो जितनी भी कंट्रीज हैं जिनने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट कर लिया है, मैन्युफैक्चर कर लिया है 1967 से पहले, उन्हें परमिशन है, वो न्यूक्लियर वेपन रख सकते हैं, लेकिन बाकी वाले न्यूक्लियर वेपन एक्वायर नहीं कर सकते। और इंडिया इस ट्रीटी के हमेशा खिलाफ रहा है, हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। तो NPT ट्रीटी ने क्या किया, जो NPT पूरी ट्रीटी थी इसने एबॉलिश नहीं किया न्यूक्लियर वेपन को, लेकिन लिमिट कर दिया कि सिर्फ कुछ ही कंट्रीज अब इसको रख सकती हैं। इसके बाद भाई और भी चीजें इसमें आ जाती हैं।
खत्म नहीं हुआ है, जैसे मैंने बताया बड़ा आंसर है, आपको लिखना पड़ेगा अगर लॉन्ग आंसर में आता है, तो ये सारी चीज़ें हमको मेंशन करना होता है। अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के अलग क्वेश्चन भी बहुत बार देखने को मिलते हैं। इसका सिंपल मतलब होता है कि जो भी आपके राइवल्स हैं उनको आप इन्फॉर्मेशन दे दो, आइडियाज़ दे दो अपने बारे में कि भाई हमारे मिलिट्री प्लान्स क्या हैं, हम कैसे, हमारी मिलिट्री इंटेंशन रखता है। तो ये करने से क्या होगा, सामने वाली कंट्री को डर नहीं बना रहेगा पूरे समय, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम से सरप्राइज अटैक मुझ पर हो सकता है। आप उनको सब चीज़ें बता देते हैं। ये करने से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, ऐसे कई बार हो जाता है कि मिसपरसेप्शन हो जाता है सामने वालों को, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि क्यों कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेनली अगर हम ट्रेडिशनल कंसेप्शंस की बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो हमें यही देखने को मिलता है। ये मेनली किस चीज़ों को रिलेटेड फोकस करता है कि भाई हम मिलिट्री फोर्स का कैसे यूज़ करते हैं, उसका थ्रेट हमें क्या देखने को मिलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में जो फोर्स है वो थ्रेट टू सिक्योरिटी का भी प्रिंसिपल है, और एक और प्रिंसिपल मीन्स है अचीविंग सिक्योरिटी का। मतलब फोर्स के कारण ही हमें सिक्योरिटी पर थ्रेट देखने को मिलता है, और फोर्स के जरिए ही हम सिक्योरिटी अचीव कर रहे होते हैं। तो दोनों दोनों चीज़ों के लिए फोर्स को यूज़ किया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर ऐसी आप लाइन लिखते हैं तो जो आपकी कॉपी चेक कर रहे होते हैं वहाँ पर चेकर बोर्ड एग्जाम में, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें लगता है यार इस बंदे को पूरा एनसीईआरटी का नॉलेज है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मेंट बाय नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। तो देखिए अगर हम नॉन ट्रेडिशनल नोशन सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, तो ये मिलिट्री थ्रेट्स के भी बियॉन्ड चला जाता है, सिर्फ मिलिट्री थ्रेट्स की बात नहीं कर रहा होता है। इसमें वाइड रेंज के थ्रेट्स और डेंजर्स हमें देखने को मिलते हैं। मेनली ह्यूमन एग्जिस्टेंस के खिलाफ थ्रेट होते हैं, उनके खिलाफ डेंजर्स होते हैं, उनकी हम बात कर रहे होते हैं। अब अगर हम ट्रेडिशनल जो हमने पहले पढ़ा उसकी बात करते हैं, तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के जितने भी कंसेप्शन होते हैं, ये मेनली एक टेरिटरी, एक गवर्नमेंट के अंडर की बात कर रहे होते हैं कि भाई एक कंट्री है, उसके जो भी थ्रेट्स हैं, या कोई भी अगर बॉडी गवर्न कर रही है किसी चीज़ को, तो उसके थ्रेट की हम बात करते हैं। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल वे में अगर हम बात करें तो ये और आगे बढ़ जाता है। इसमें हम मेनली ह्यूमन सिक्योरिटी की बात कर रहे होते हैं, ग्लोबल सिक्योरिटी की बात कर रहे होते हैं। इसलिए नॉन ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ सिक्योरिटी को हम ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी भी बोलते हैं। आगे अभी हम और इसके क्वेश्चन देखेंगे, आपको ये और क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, नॉन ट्रेडिशनल व्यूज ऑफ सिक्योरिटी हैव बीन कॉल्ड ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी, एक्सप्लेन करिए क्यों बोला जाता है। इनको भी देखते हैं, कई बार इसी के अंदर से शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो सबसे पहले यार अगर हम ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, तो मेनली यहाँ पर हम देखते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी में कि हमें लोगों का प्रोटेक्शन करना है। यहाँ पर स्टेट के प्रोटेक्शन की बात नहीं करी जाती है। देखिए आप स्टेट को प्रोटेक्ट अगर कर लेते हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनका भी प्रोटेक्शन हो गया। क्योंकि अगर हम लास्ट 100 ईयर्स की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा लोगों को उन्हीं की गवर्नमेंट ने मारा हुआ है। तो लोगों की सिक्योरिटी और स्टेट की सिक्योरिटी में फ़र्क होता है। तो मेनली अगर हम ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये लोगों की सिक्योरिटी की बात कर रहा होता है। इसमें हमें नैरो और ब्रॉड दोनों कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाते हैं। अगर हम नैरो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो सिर्फ ये वायलेंट थ्रेट्स को देख रहा होता है जो इंडिविजुअल्स को होते हैं। लेकिन अगर हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट के बात करते हैं तो इसमें और भी चीज़ें कवर होती हैं जो अलग वे में होती हैं, ये वायलेंट वे में नहीं होती हैं। जैसे कि हंगर हो गया, डिसीज हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गए, इनने ज़्यादा लोगों को मारा है वॉर, जिनोसाइड और टेररिज्म से, तो इन्हें भी इंक्लूड करा जाता है जब हम ब्रॉड कॉन्सेप्ट की बात करी जाती है। इसके बाद अगर हम ह्यूमन सिक्योरिटी एजेंडा की बात करते हैं तो इसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी हमें देखने को मिलती है। अगर ह्यूमन डिग्निटी को थ्रेट है तो उनको भी इसमें ऐड किया जाता है। मेनली बात करी जाती है भाई वांट से हमें फ्रीडम होनी चाहिए और फियर से भी हमें फ्रीडम होनी चाहिए। ये ना हो कि भाई लोगों को चाहिए लेकिन वो चीज़ें उनको मिल नहीं रही हैं, उनको डर बना हुआ है क्योंकि अलग अलग चीज़ें कंट्री में हो रही हैं, पूरे वर्ल्ड में हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ग्लोबल सिक्योरिटी मेनली इमर्ज हुआ 1990s में, जब हमें ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म जैसे कॉन्सेप्ट देखने को ज़्यादा मिले, तब हमने ग्लोबल सिक्योरिटी की बात करी। कुछ सिचुएशन में तो यार ये भी देखने को मिलता है कि नाटक पूरी दुनिया में हो रहा होता है लेकिन उसके कारण कुछ एक दो कंट्रीज़ को भुगतना पड़ता है। जैसे यहाँ पर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग का दिया हुआ है। अगर सी लेवल में 1.5 या 2 मीटर का भी राइज होता है ना, तो बांग्लादेश 20% फ्लडेड हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द मालदीव्स तो पूरा पानी में डूब चुका होगा और थाईलैंड की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन को डर हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। तो मतलब कर पूरी दुनिया रही है लेकिन कुछ कंट्रीज को भुगतना पड़ जाता है। अब ये सारी प्रॉब्लम्स नेचर वाइज ग्लोबल हैं, किसी एक कंट्री का लेना देना इनसे नहीं हो सकता, सबको देखना पड़ेगा। इसलिए हमें कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट। या आपसे सिर्फ और सिर्फ एक थ्रेट का नाम दे दिया जाएगा और बोला जाएगा उसके बारे में लिखिए। तो देखिए अगर हम टेररिज्म की बात करते हैं तो यहाँ पर मेनली पॉलिटिकल
वायलेंस की हम बात करते हैं जहाँ पर सिविलियंस को टारगेट किया जाता है, इंटेंशनली टारगेट किया जाता है और कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है उसमें। इंटरनेशनल टेररिज्म में मेनली ये होता है कि हमें एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज, ज़्यादा टेरिटरीज में टेररिज्म देखने को मिल रहा होता है। मेनली जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं ना, इनको कोई पॉलिटिकल चीज़ पसंद नहीं आ रही होती है, तो इस पॉलिटिकल कंडीशन को ये चेंज करना चाहते हैं। तो चेंज करने के लिए वहाँ के जो लोग हैं उनको ये टारगेट में लेकर आते हैं कि लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे तो लोग थोड़े से उदास होंगे, डरेंगे, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो भी उनको गवर्न कर रही है, उसको कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, इन लोगों की बात मानना पड़ेगी। तो बहुत एग्जाम्पल टेररिज्म के आप सबको पता है, हम आए दिन सुनते रहते हैं, कैफेज, मार्केट वगैरह में अटैक वगैरह होते रहते हैं। 9/11 का भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अब अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। पहला होता है पॉलिटिकल राइट, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली। दूसरा होता है इकोनॉमिक एंड सोशल राइट, और तीसरा आता है भाई राइट्स ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल या फिर एथनिक और इंडिजीनियस माइनॉरिटीज, इनके राइट्स की हम बात कर रहे होते हैं। 1990s के बाद हमें कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिले, जैसे कि भाई इराक का इन्वेजन हुआ था कुवैत का, हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। फिर हमें जेनोसाइड भी देखने को मिलता है रुवांडा में। उसके बाद इंडोनेशियन मिलिट्री ने बहुत सारे ईस्ट तिमोर के लोगों को मारा। तो जब से ये चीज़ें हुई तो बहुत ज़्यादा डिबेट होने लगी है कि भाई यूएन को अब बीच में आना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए, कि सिर्फ ऊपर बैठ के यूएन देखता रहेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि यूएन सिर्फ नाम भर का है, यूएन की कोई पावर्स नहीं है। तो इस पर बात होती है। फिर अगर हम ग्लोबल पॉवर्टी की बात करते हैं तो एक और बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी है, ये एक बहुत बड़ा सोर्स सामने आता है। अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते हैं तो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और सिर्फ कुछ कंट्रीज में ग्रो कर रही है। आपने इंडिया, चाइना का नाम सुना ही होगा। तो होता क्या है यार, हमने बहुत पढ़ा हुआ, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं रहती हैं, कई कंट्री फाइनेंशियली भी इतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं। तो वहां पर क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, लोग गरीब पर गरीब होते हैं, वो कंट्री और गरीब होते जाती है, जिसके कारण ग्लोबल पॉवर्टी बढ़ता ही जा रहा है। फिर माइग्रेशन। अब माइग्रेशन हमें कई बार दिक्कत में डाल देता है। माइग्रेशन एक नया सोर्स हमें देखने को मिलता है। कंट्रीज को देखना पड़ता है कि माइग्रेशन हो किस लिए रहा है, कहीं ये रिफ्यूजी हैं या फिर ये माइग्रेट कर रहे हैं। होता क्या है, मेनली ये बोला जाता है कि अगर कोई रिफ्यूजी है, मतलब उसको आना पड़ा है, आपकी कंट्री में कुछ सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं, तो वो आपकी कंट्री में शरण लेने के लिए आ रहा है, तो ऐसे में बोला जाता है कि सामने वाली कंट्री को, लोगों को रखना चाहिए। लेकिन जब कोई माइग्रेट करता है तो सामने वाली कंट्री की पूरे राइट्स हैं कि वो उसको रोक सकता है कि नहीं भाई, हमारी कंट्री में आपके लिए जगह नहीं है, आप कहीं और देख लीजिए। तो ये चीज़ें होती है। तो यहाँ पर कंट्रीज को देखना पड़ता है कि ये रिफ्यूजी हैं या ये माइग्रेंट्स हैं। और भी बहुत दिक्कतें होती हैं। मेनली माइग्रेशन क्यों बढ़ रहा है, वो जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पर वो हैप्पी नहीं है। हो सकता है उस कंट्री में वायलेंस बहुत ज़्यादा हो, टेररिज्म बहुत ज़्यादा हो, इसलिए उनको माइग्रेट करना पड़ रहा है। तो माइग्रेशन एक बड़ा इशू आता है। फिर हेल्थ एपिडेमिक, HIV, एड्स, बर्ड फ्लू, इन सब के बारे में हमने पढ़ा है। अभी तो कोविड के बारे में आप सब जानते ही होंगे। तो हेल्थ एपिडेमिक्स भी सामने एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कई बार होता है एक कंट्री की गलती की वजह से पूरे वर्ल्ड को भुगतना पड़ता है। कोविड में चाइना आपके सामने एक नाम है सीधा सीधा। तो ये एक हेल्थ एपिडेमिक भी हमारे सामने आ जाता है। तो ये शॉर्ट मैंने आपको सब बता दिया है। आई होप आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो देखी होगी, वहाँ पर बहुत डिटेल्ड वे में हमने पूरी एनसीईआरटी हम कवर करते हैं। आपको आई बटन में मैं पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। इसको हम देख लेते हैं। तो इंडिया ने ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों थ्रेड देखे हुए हैं। तो इंडिया के 4 बहुत बड़े कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला है कि हम अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को और बढ़ाएंगे और मजबूत करेंगे। इंडिया पाकिस्तान के साथ 1947 से 48, फिर 1965, 1971, 1999 में वॉर में इंडल्ज हो चुका है। फिर चाइना के साथ 1962 में हो चुका है। इसलिए भाई इंडिया पूरी तरीके से अपने आप को तैयार करता है। इंडिया के आजू बाजू बहुत सारी कंट्रीज है जो न्यूक्लियर वेपन्स होल्ड करती हैं, तो अपने आप में इंडिया को संभल कर रहना पड़ता है। इसलिए इंडिया ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया था और यही बोला था कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमारा न्यूक्लियर टेस्ट एकदम जस्टिफाइड है। दूसरा आता है, सेकंड कंपोनेंट आता है कि भाई इंडिया सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी हैज़ बीन टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस टू प्रोटेक्ट इट्स सिक्योरिटी इंटरेस्ट। हमारा इंडिया बोलता है कि जितने भी इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको हमें इंक्रीज करना होगा, उनकी पावर हमको बढ़ानी होगी, क्योंकि अगर उनकी पावर नहीं बढ़ाएंगे तो उसे पावरफुल कंट्री का ही दबदबा पूरे वर्ल्ड में चलेगा। तो अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो इन्हें एशिया की यूनिटी की हमेशा से बात करी है। जो भी नई नई डीकोलोनाइज कंट्री थी उनके लिए उनने बहुत बात करी, हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। साथ ही साथ इंडिया हमेशा UN की भी जब ऐसी कोई बातें होती हैं उसको सपोर्ट करता है।
हमेशा यूएन को प्रमोट करता है कि कभी भी पूरे वर्ल्ड में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो यूएन को उसको देखना चाहिए। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हम सबके सामने है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है कि इंडिया ने दोनों कैंप्स को ज्वाइन नहीं किया था। इंडिया ने अपनी अलग से आवाज़ उठाई थी और बोला था सबकी आवाज़ उठना चाहिए, हमें भी पूरा हक है दुनिया में अपनी आवाज़ रखने का। साथ ही साथ इंडिया की ट्रूप्स भी यूएन पीस कीपिंग जो मिशंस होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करती है। तो इंडिया पूरी तरीके से जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको सपोर्ट करता है। तीसरा आता है कंपोनेंट, इंडियन सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी इज गियर टुवर्ड्स मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री। भाई बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत सारे एरियाज के एग्जांपल में नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर आ सकते हैं और भी हैं, जहाँ पर टाइम टू टाइम इन्हें आवाज़ उठाई है कि हमें इंडिया से भाई अलग अपनी टेरिटरी चाहिए, अपनी अलग कंट्री बनानी है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट इंडिया में हमें देखने को मिले। तो इंडिया डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम से पूरा ट्राई करता है कि हमारी नेशनल यूनिटी एकदम प्रिजर्व रहे, पूरी कोशिश करता है कि हम सब यूनाइटेड रहें और अभी तक हम यूनाइटेड हैं। इसके बाद फाइनली हमारा आखिरी भी आता है, इंडिया चाहता है भाई हम अपनी इकोनॉमी को इस तरीके से आगे बढ़ाएं, इतना बड़ा कर लें कि पॉवर्टी जैसी चीज़ इंडिया से ख़त्म हो, बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी इंडिया में ना हो, बहुत ज़्यादा गरीब हमें इंडिया में देखने को ना मिले। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो इंडिया में इनइक्वालिटी है और इंडिया आज भी पुअर है, तो ये चीज़ अभी अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। अगला क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, या फिर इसी को घुमा फिरा के नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट टू सिक्योरिटी रिक्वायर कोऑपरेशन रेदर देन मिलिट्री कन्फ्रंटेशन। बिल्कुल सही है। देखिए मिलिट्री फोर्स ना कुछ गिनी चुनी चीजें कर सकती है, वो टेररिज्म से फाइट कर सकती है, ह्यूमन राइट्स को इन्फोर्स कर सकती है, लेकिन जब बात आती है पॉवर्टी मिटाने की, माइग्रेशन की, रिफ्यूजी मूवमेंट्स की, यहाँ पर मिलिट्री भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती और शायद कुछ भी नहीं कर सकती है। इसलिए कोऑपरेशन ज्यादा जरूरी होता है। अब कोऑपरेशन बायलेटरल हो सकता है दो कंट्री के बीच में, मतलब बायलेटरल हो गया, रीजनल हो सकता है, कॉन्टिनेंटल हो सकता है या फिर ग्लोबल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है भाई कि नेचर क्या है थ्रेट का, साथ ही साथ कौन ज्वाइन करना चाह रहा है, किस कंट्री का क्या रिस्पॉन्स रहता है, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। अब ये जो कोऑपरेटिव सिक्योरिटी होती है ना, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए आपके यूएन, डब्ल्यूएचओ जैसे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो गए जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल, रेड क्रॉस एक्सेट्रा, बिजनेसेस कॉरपोरेशन भी हो सकते हैं और ग्रेट पर्सनैलिटीज भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल पर मदर टेरेसा और नेल्सन मंडेला का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। अगर हम कोऑपरेटिव सिक्योरिटी की बात करते हैं तो आखिरी में जब कुछ भी नहीं हो पा रहा है तो फिर भाई फोर्स को हम बिल्कुल यूज कर सकते हैं। फोर्स का फिर यही है कि अगर कोई ऐसी कंट्री है कि गवर्नमेंट ही वहां के लोगों को मार रही है, काम अच्छे से नहीं कर रही है, तो वह बाहर से फिर किसी को आवाज उठानी पड़ेगी, कदम उठाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। लेकिन यही बोला जाता है कि कभी भी अगर हम कोऑपरेटिव वे में फोर्स यूज करें वो मच बेटर रहता है कि एक कंट्री खुद करे। अगर एक कंट्री करेगी तो बाकी कंट्री भी आवाज उठा सकती है, वो चीज सही भी नहीं है। तो हमेशा अच्छे से सोचना चाहिए, पूरी बात करना चाहिए, रिटन वगैरह डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं, और उसके बाद ही हमें फोर्स का यूज करना चाहिए। एक और हमारा क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी। अब ये वाला मैं आपको समझाऊंगा नहीं क्योंकि पूरी इसकी हमने बात कर ली है, आप इसको एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा। अब हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है हमारे एडिट टॉपिक से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय टेररिज्म, मेंशन इट्स डिफरेंट मीनिंग्स। तो देखिए भाई, टेररिज्म का सिंपल मतलब होता है एक सिस्टमेटिक यूज किया जाता है ब्रूटल वायलेंस का, जिससे हम सोसाइटी में फियर का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकें। बहुत सारे पर्पसेस के लिए किया जाता है, लेकिन मेनली होता है पॉलिटिकल और रिलीजियस पर्पस के लिए, है ना। अब अगर हम मीनिंग्स की बात करते हैं तो 3 ब्रॉड मीनिंग्स टेररिज्म के हमें देखने को मिलते हैं। तो पहला आता है सिस्टमेटिक यूज ऑफ टेरर, टेरर का एकदम सिस्टमेटिक यूज करना, जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें वायलेंट देखने को मिलता है। काहे के लिए? कोअर्शन क्रिएट करने के लिए। कोअर्शन मतलब होता है जोर जबरदस्ती। इसके बाद सेकंड आता है एक बहुत ही वायलेंट एक्ट जो मेनली किया जाता है फियर मतलब टेरर क्रिएट करने के लिए। ये रिलीजियस, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल गोल को प्राप्त करने के लिए किया जाता है कि वो अपने गोल्स को किसी भी तरीके से हासिल कर सके, उसे अचीव कर सके। मेनली इसमें जानबूझकर किसे टारगेट किया जाता है? वहाँ के सिविलियंस को किया जाता है, मतलब जो वॉर में डायरेक्टली कनेक्टेड भी नहीं है उनको किया जाता है, उनकी सेफ्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है। तीसरा हमारा आता है कोई भी ऐसा एक्ट वायलेंस और वॉर का जो बिल्कुल अनलॉफुल है। तो ये 3 ब्रॉड मीनिंग निकल के आते हैं। दुनिया में एक सिंगल ऐसा नेशन नहीं है जहां पर हमें टेररिज्म देखने को नहीं मिलता है जिसने टेररिज्म से सफर ना किया हो। कुछ कंट्री है जो टेररिज्म को गुड और बैड में भी डिवाइड कर देते हैं, लेकिन इंडिया ने हमेशा इसको डिनाई किया है।
अगर अभी इंडिया के करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि भाई हम इसको गुड बैड में डिवाइड नहीं कर सकते, ग्लोबल प्रॉब्लम है और सबको साथ में मिलकर टेररिज्म से लड़ना होगा। इसी के साथ ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। एक बहुत ही शानदार आंसर राइटिंग पर हमारा सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए कोर्स आया हुआ है। ज्यादा नहीं बताऊंगा, आई बटन में ट्रेलर डाल रहा हूं, सीधे आप उसको चेक कर सकते हैं। इस कोर्स के बाद आपको आंसर राइटिंग में तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद आप बाकी प्लेटफॉर्म में ज्वाइन कर सकते हैं हमको, टेलीग्राम पर, डिस्कॉर्ड पर हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और याद रखिए, अगर आप ट्विन ब्रोस को फॉलो कर रहे हैं तो आप सब बनेंगे टॉपर। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया।